हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, आज की क्लास को तो हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, जिससे कि आप क्या कर पाए, जोड़ पाए कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उन सारी चीज़ों का आज किस प्रकार हमारी क्लास में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम दोहराएंगे। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। हमने ये पढ़ा था कि जो जल होता है वो नवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, जिसका कि हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, है ना, और जो कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद है ना। और क्या पढ़ा था बच्चों, जल दुर्लभता और जल संरक्षण और किस प्रकार से कुछ हम प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम जल का संरक्षण कर सके, है ना। और क्या देखा था बच्चों कि बहुउद्देशीय क्या होता है, नदी जो परियोजनाएं हैं। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके खिलाफ जो है हम खड़े हैं। ठीक, जैसे कि हमने देखा था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो क्या है बच्चों, जल दुर्लभता उसमें देखने को हमें मिल रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो जल है उसका हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ रहे हो। और क्या क्या हमने पढ़ा था बच्चों, और वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, चाहे वो पारंपरिक हो चाहे वो नए कोई तरीके हो, जिससे कि हम क्या कर सके, जल का संरक्षण कर सके। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कि छत पर जल का किस प्रकार हम संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि छत पे हम संग्रहण क्या कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ये संग्रहण क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला है बच्चों शिलोंग और मेघालय। ठीक है, सबसे आम जो प्रथम जो क्षेत्र है, ठीक है, सबसे आम प्रथा है वहाँ पे कि जल का वहाँ संरक्षण किया जाता है। ठीक, सबसे प्रथम हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शिलोंग के बारे में पढ़े और मेघालय के बारे में, जहाँ पे ठीक है ये एक प्रथा है, प्रथा अनुसार वो क्या करते हैं, जल का छत पर संरक्षण करते हैं। ठीक, दूसरा है बच्चों तमिलनाडु ने राज्यों के सभी घरों पर छत पर वर्षा जल संचयन संचालनाओं को क्या किया है बच्चों, अनिवार्य किया है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको छत पर जल संग्रहण क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वहाँ पे ये क्या है बच्चों, एक तरह का वहाँ के राज्य सरकार ने क्या किया है, वहाँ पे ऐसा लागू किया है। ठीक है, और क्या है, गेंदथूर मैसूर में लगभग 200 घरों ने इस प्रणाली को क्या किया, स्थापित किया है। तो गेंदथूर जो कि मैसूर में एक क्षेत्र है, वहां पे लगभग 200 घरों ने इस प्रणाली को क्या किया है बच्चों, इस प्रणाली की स्थापना की है कि वो छत पर क्या करेंगे बच्चों, जल का अपने संग्रहण करेंगे। आई बात समझ में। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों कुछ क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है आपको, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में आपको क्या करना है, पता लगाना है। ठीक है, अभी तक तो हमने इतने सारे पढ़ लिए, लेकिन आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र में, ठीक, अपने क्षेत्र में जो कोई भी वर्षा जल संग्रहण जिससे कि हो रहा है, कुछ ऐसे जो तंत्र हैं उसके बारे में आपको पता लगाना है, और आपको क्या करना है बच्चों, उसको नोट करना है अपने नोटबुक में। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेघालय में बांस डिंप सिंचाई प्रणाली, ठीक, क्या है ये, आइए जानते हैं। नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा वहां पे एकत्रित किया जाता है। ठीक है, करके क्या किया जाता है बच्चों, पहाड़ी की चोटियों से निचले इलाकों तक पानी को क्या किया जाता है, 200 वर्ष पुरानी विधि ये प्रचलित है। वहां पे क्या करते हैं, वो जो पाइप बांस होती है, बांस आपको देखा ही होगा कि अंदर से क्या होती है बच्चों, गोली होती है, उसका जो शेप होता है, आकार जो होता है गोला होता है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, पाइप द्वारा एकत्रित करके क्या किया, जल का संरक्षण किया। ठीक है, और वहाँ पे पहाड़ी की चोटियों से निचले इलाकों तक पानी वहाँ पे उन्होंने पहुँचाया। और ये 200 वर्ष पुरानी क्या है बच्चों, एक विधि जो है, जो कि वहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, आई बात समझ में। कहाँ पे प्रचलित है, मेघालय में, मेघालय। ठीक है, वहां पे ये क्या है, प्रचलित है। आई बात समझ में। गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग पाइप की स्थिति पानी के प्रवाह से नियंत्रित करती है। ठीक, और चैनल सेक्शन और पतांतरण
इकाई जो होती है वो इस प्रकार से इसमें देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम कुछ क्रियाकलाप और करेंगे। सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, आपको ये सूचना एकत्रित करनी है कि जो उद्योग हैं, ठीक है, जो हमारे क्षेत्र में है, जो या फिर किसी भी क्षेत्र में है, वो किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसको यहीं पे हम कर लेते हैं सॉल्व, जिससे कि आप अपने नोट कॉपी में इसको क्या करें, लिख लें। तो देखिए, उद्योग जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो क्या करते हैं, जो कोई भी वो उनका जो प्रदूषित जो मल होता है या फिर जो भी उन्होंने क्या किया रहता है, एकत्रित किए रहते हैं, जो भी कचरे वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने उद्योग से बाहर निकाल देते हैं। और जब वो बाहर निकालते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, हमारे नदियों में ही जाते हैं। ठीक है, और जो कि नदियों को क्या करते हैं बच्चों, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, मैली बना देते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक कारण जिसकी वजह से जो उद्योग है वो हमारी क्या कर रहे हैं, जन संसाधनों को क्या करें, प्रदूषित करें। आपको क्या करना है, और भी कुछ ऐसे क्या करने हैं बच्चों, पॉइंट्स निकालने हैं जिसको कि आपको नोट कॉपी में लिखना है और आपको बताना है कि कौन कौन से और कारण हैं जिसकी वजह से हमारे जो जल संसाधन है वो प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आप सबके लिए एक कुछ प्रश्न है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्न है जो कि एक के बाद एक है और उसका उत्तर भी हम जानेंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में आपको यहाँ पे वर्गीकृत करना है। ठीक, अधिक वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं बच्चों, क्या वो प्रभावित होते हैं या फिर वो अप्रभावित होते हैं, बताइए आप। तो बच्चों, अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो अप्रभावित होते हैं। क्यों, चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, वो अप्रभावित होते हैं। क्यों, क्योंकि जल की कमी, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब जो वर्षा है वहाँ पे वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे अगर कमी भी हो जाती है तो क्या होगा बच्चों, वहाँ पे प्रभावित उनको नहीं करेगा। उस क्षेत्र में प्रभावित, वो जल से कमी की प्रभावित जो होगी वो नहीं होंगी। ठीक है, वो अप्रभावित होंगी क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, वार्षिक जो वर्षा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, उस क्षेत्र में, आई बात समझ में। अब देखिए, अधिक वर्षा तो हो रही है, ठीक, लेकिन अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हैं, मतलब जहाँ पे अधिक वर्षा तो हो रही है लेकिन जनसंख्या भी क्या है बच्चों, उस प्रकार वो अधिक है, तो वो क्या होंगे बच्चों, प्रभावित होंगे। क्यों होंगे प्रभावित, क्योंकि वर्षा भले ही अधिक हो रही है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे बच्चों, उपयोग उसी हिसाब से करेंगे। जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या जल का जो उपयोग होगा उस क्षेत्र में उसी हिसाब से ज़्यादा होगा, तो वो तो क्या होगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। मतलब जितनी जनसंख्या है ज़्यादा और जो पानी भी अगर ज़्यादा है तो वो तो यूज़ कर लेंगे, उपयोग कर ही लेंगे, तो वो क्या होगी बच्चों, उस क्षेत्र को वो प्रभावित करेगी। जल की अगर कमी होगा तो उस क्षेत्र को वो प्रभावित करेगा। आई बात समझ में। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषण जल क्षेत्र। उस क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण अगर हो रहा है, भले ही वर्षा अधिक हो रही है लेकिन अत्यधिक प्रदूषण भी हो रहा है, तो अगर अत्यधिक प्रदूषण होगा बच्चों तो वो जो पानी होगा, ठीक है, वो जो जल होगा वो क्या होगा बच्चों, मैला हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो उस प्रदूषित जल को हम क्या करेंगे, अपने उपयोग में तो ला ही नहीं सकते, है ना, तो भी वो क्या होगा बच्चों, पानी की कमी वहां पे से उससे क्या होगी, वो प्रभावित होगी। आ रहे आप सबको समझ, तो उससे भी वो प्रभावित होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, देखते हैं कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अगर सोचिए वर्षा कम हो रही है, भले ही कम जनसंख्या है, ठीक, अगर पानी कम है और जनसंख्या भी कम है तो उस प्रकार से तो वो उसका क्या कर लेंगे, पानी का उपयोग कर लेंगे, तो वो उतना ही रह जाएगा, है ना, बैलेंस हो जाएगा कि भैया जितना कम जनसंख्या है उतना कम क्या है बच्चों, पानी भी है, तो वो उतना उन जनसंख्या वालों ने क्या किया, उसको उपयोग में ला लिया। तो भी क्या होगा, अगर जल की कमी होगी तो वो क्या होंगे बच्चों, प्रभावित क्षेत्र होंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं।
आई बात समझ में? तो वो भी जो क्षेत्र होंगे उनको प्रभावित करेगा, ठीक है। अगर जल की कमी होगी तो वो प्रभावित होंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? यहाँ पे है कि बच्चों दिया गया तर्क नहीं है, ठीक। कौन से ऐसे वक्तव्य है जो कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? दोबारा से मैंने इसलिए क्वेश्चन पढ़ा बच्चों, जो प्रश्न है ये, क्योंकि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है नहीं, नहीं है, ठीक। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। पहले, बहुउद्देशिक परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, ठीक। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। तो बच्चों अब क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इनके चारों जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसका उत्तर जो है वो हम देंगे, ठीक है। अब क्या है, तीसरा क्या है बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापना होती है और आजीविका खत्म हो जाती है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ठीक। ये हमने सारे क्या किया, ऑप्शंस को पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम उत्तर देखेंगे, ठीक है। कौन सा आखिरकार इन चारों ऑप्शन में से हमारा उत्तर है? तो हमारा उत्तर है बच्चों ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापना होती है और आजीविका जो है वो खत्म हो जाती है। वो क्या है बच्चों, जो वक्तव्य है बहुउद्देशीय नदियों की जो परियोजनाओं के पक्ष में जो दिया गया तर्क नहीं है, तो ये है वो वाला पॉइंट जो कि तर्क इसका नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न तीसरा है, ठीक। क्या किया गया बच्चों इस प्रश्न में, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक। इसमें गलती पहचाने और दोबारा से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक। और आपको क्या करना है, इसमें गलती पहचाननी है और उसको प्रॉपर आपको एक आंसर लिखना है। आई बात समझ में? चलिए तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में क्या की है, मदद की है। अब हमने पढ़ लिया प्रश्न। आप अब पहले क्या करिए, थोड़ा देर तक सोचिए, ठीक है, कि आखिरकार यहाँ पे गलती कहाँ है, ठीक। और आप पहचानिए, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, साथ साथ में लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए बच्चों हम लोग इसका करते हैं उत्तर, ठीक है। तो शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने क्या किया बच्चों, यहाँ से मैं उसका उत्तर लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है बच्चों, गलती जो है वहां पे दिख रही है, ठीक है। क्या होगा, जल संसाधनों के अति दोहन के कारण बने हैं। आई बात समझ में? ये है उसका उत्तर। अब क्या करिए बच्चों, आप इसको जोड़िए, ठीक है, आप इसको जोड़िए और इसके साथ आप पढ़िए। देखिए, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के अति दोहन के कारण बने हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया बच्चों हमारा उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम तीसरा प्रश्न। यहाँ क्या किया गया है, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। आपको इसमें भी वही चीज करनी है कि आपको गलती पहचाननी है और दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए प्रश्न बच्चों, इस प्रश्न को, और उसके बाद हम इसका उत्तर करेंगे। आई बात समझ में? चलिए एक बार और आप अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा गलती यहाँ पे देख लीजिए कि आखिरकार यहाँ पे क्या गलती है, फिर हम इसका उत्तर साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका हम उत्तर करते हैं।
तो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव क्या होता है बच्चों? बहाव अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये है इसका उत्तर। अब आपको क्या करना है बच्चों, उस जगह पे जो गलती थी उस जगह पे आपको इसको डाल के पढ़ना है। तो पढ़िए बच्चों, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये है इसका सही उत्तर। चलिए अब हम करेंगे यहाँ पे और एक क्वेश्चन। ठीक है, गुजरात में साबरमती बेसिन से सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों और देखिए कि यहाँ पे इसमें इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि क्या गलती है। हमने जो अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा था तो वहाँ पे आपने क्या देखा था कि किसान क्या हुए थे बच्चों, वो उपद्रव मचाने लगे थे, मतलब वो भड़क गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ पे किसान नहीं भड़के थे। तो आपको समझ में आ रही है गलती कहाँ पे है? तो चलिए इसको हम इसका उत्तर लिखते हैं। क्या होगा? गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान क्या कर रहे थे बच्चों, वो भड़क गए थे, भड़क गए थे। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर, सही उत्तर ये है क्योंकि वहां पे किसान भड़क गए थे और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, नहीं भड़के। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज क्या हुआ, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों इस प्रश्न को और आखिरकार पहचानिए कि गलती कहाँ पे। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नगर के उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण क्या होता जा रहा है बच्चों, यहाँ पे लोकप्रिय दिख रहा है, लेकिन लोकप्रिय नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, उसकी जो रीति है वो कम होते जा रही है। ठीक है, तो जल संग्रहण की जो रीति है वो क्या हो रही है बच्चों, कम होते जा रही है, जा रही है, मतलब वो घटते जा रही है ना। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। आई बात समझ में? चलिए अब व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो जल है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है, आपको व्याख्या करनी है कि जो जल है वो किस प्रकार क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक, तो बच्चों हम जल को क्या कर सकते हैं, हम नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दोबारा से उसका उपयोग में ला सकते हैं। वो प्रकृति में जो होते हैं उनका दोबारा से हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक पहला पॉइंट, समझ में आई। तो इसको आपको क्या करना है, और भी अच्छे तरीके से आपको इसका उत्तर ढूंढना है और इसको आपको अपने नोट कॉपी में लिखनी है। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स बता देती हूँ जिसके वजह से आपको क्या करना होता है, उसको मिला के आपको एक पूरा अच्छा सा आंसर, जिसे हम कहते हैं फुल फ्लेज आंसर जो है उसको तैयार करना होता है। ठीक है, देखिए हमने अपने बच्चों जब हमने अध्याय अपनी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जल चक्र के बारे में पढ़ा था, है ना। कुछ ऐसे करके साइकिल होती है ना, ऐसे एक साइकिल होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जल चक्र। ठीक है, इसे हम कहते हैं जल चक्र। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है बच्चों, सबसे पहला हमने क्या देखा था कि जो जल होता है वो वाष्पीकरण हो जाता है ना।
सबसे पहले क्या होता है, जो जल होता है वो वाष्पीकरण होके कहाँ पे जाता है बच्चों, वो आसमान में जाता है। ठीक है, ठीक है, ऊपर में जाता है। और उसके बाद क्या देखा था हमने बच्चों, वो संघनन होता है। ठीक, वो बादलों के साथ क्या होता है बच्चों, वो मिल जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, वो वर्षा के रूप में क्या करता है बच्चों, वर्षा के रूप में वो पृथ्वी पर फिर से आ जाता है। और फिर से उसका वही जो एक प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है, मतलब वो चलता रहता है। इसीलिए हमने इसे कहा था क्या बच्चों, जल चक्र। ठीक, तो जल का वो चक्र है, वो वैसे ही चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, हम जल को क्या कहेंगे, उसको नवीकरण जो है संसाधन, उसको हम वो कह सकते हैं। आई बात इतनी समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जल दुर्लभता क्या है और इसके कुछ मुख्य कारण आपको क्या है बताने हैं। चलिए आप सोचिए, हमने अभी जो जो भी पढ़ा है आप उसको ध्यान में रखते हुए बताइए जल दुर्लभता क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो क्या है, अधिक जनसंख्या। ठीक है, अगर अधिक जनसंख्या होती है तो भी हम क्या देखेंगे बच्चों, जल की दुर्लभता हम देख सकते हैं। ठीक है, अधिक जनसंख्या अगर होगी तो भी जल की जो दुर्लभता है वो देखी जाएगी। ठीक है, अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती, वर्षा अगर ज़्यादा नहीं होती है और ज़्यादा क्या है मात्रा, जो जनसंख्या की जो मात्रा है, ठीक है, वो क्या है बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही अधिक है, तो उसमें क्या होगा कि सबको वो जो जल है वो मिलेगा नहीं। और इस वजह से क्या होगा, जल की दुर्लभता हमें देखने को मिलेगी, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों, बताइए आप, कम वर्षा। ठीक है, कम वर्षा। देखिए अगर वर्षा जो है, ठीक है, वो कम होगी, ठीक है, तो क्या देखने को हमें मिलेगा, सूखा, सूखा पड़ जाएगा। और जब सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, जल की दुर्लभता हमें देखने को मिलेगी, है ना। और तीसरा क्या पॉइंट है, अगर आप अत्यधिक क्या कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, अत्यधिक जल का उपयोग। ठीक, तो अगर आप जल का अत्यधिक उपयोग भी कर देते हैं या फिर ऐसे जब चाहे मन, जैसे कि क्या होता है कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कभी कोई सब्जी धोनी हो या फिर कोई फल धोना हो तो हम उसको कटोरी में लेके नहीं धोते पानी उसमें डाल के, बल्कि हम क्या करते हैं नल को ऐसे खुला छोड़ देते हैं और ऐसे हम धोते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें बच्चों, अत्यधिक जल का उपयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से भी जल की दुर्लभता देखने हमें मिल सकती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, शावर ऑन कर देते हैं, उसमें कितना पानी जो है वो बह जाता है, वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अत्यधिक जो जल है उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स बच्चों, जिसको मिला के आपको क्या करना है, आपका अपना जो आंसर है, ठीक है, जो उत्तर है उसको अच्छे से लिखना है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो हमें ये पूछ रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना आपको करनी है। ठीक है, आपको देखना है कि कौन कौन से आपको ऐसे लाभ हो रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से और कौन कौन सी ऐसी हानियां हैं जो कि हो रही है। तो चलिए बच्चों करते हैं, हम स्टार्ट किससे करेंगे, लाभ से। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो कि हमें हो रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है बच्चों, इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक, तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं बच्चों, सबसे पहले हमें क्या लाभ देखने को मिल रहा है कि इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जल सिंचाई। ठीक, जल सिंचाई के लिए बांध, ठीक है, बांध का उपयोग किया जाता है। ठीक, आई बात समझ में।
तो ये हो गए बच्चों 2 पॉइंट किसके हो गए, लाभ के, कि हमें क्या क्या लाभ होता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आएंगे हम अपने किस पे, हानियों में। ठीक, ऐसी कौन कौन सी हानियां हैं जो कि हमें होती है। ठीक है, आइए तो हानियों में हम अपना पहला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, नदी पर बांध बनने से नदी क्या हो जाती है, नदी का जो जल होता है बच्चों का प्रवाह होता है, बाधित होता है। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है क्योंकि आपको क्या करना है, मैं आपको दो पॉइंट बता दे रही हूँ, लेकिन आपको उस पॉइंट से क्या करना है, और भी ऐसे कौन से हानि हो रही है, कौन से लाभ हो रहे हैं, आपको लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है बच्चों, बांध से क्या होता है, नदी की जो शिखाएं होती हैं, ठीक है, जो शाखाएं होती हैं बट जाती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, नदी की शाखाएं बट जाती हैं। ठीक, उसके वजह से क्या होता है, जो जो जल में है, जो जल में क्या है बच्चों, रहने वाले जीव जंतु हैं, वनस्पति है, जीव जंतु है, वनस्पति को क्या किया जाता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, दो क्या हानि बता दी और दो लाभ बता दिए। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है अपने नोट कॉपी में। ठीक है, और कौन कौन से हानि और लाभ हो रहे हैं आपको वो भी लिखने हैं। ठीक, चलिए अब कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों, पूछ रहे हैं कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, आपको वहां पे व्याख्या करनी है। हमने अपने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना कि क्या होता है राजस्थान में, कि पारंपरिक क्या होते हैं, कुछ वहां पे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पारंपरिक क्या करते हैं बच्चों, जल का संग्रहण करते हैं, पारंपरिक तौर तरीके से जल का संग्रहण करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं बच्चों, सबसे पहला हमने क्या देखा था, जो छत पे क्या करते हैं, वो जल का संग्रहण करते हैं, है ना, देखा था ना। तो और भी कई तरीके हैं जिसमें कि आपको देखने को मिलेगी कि जल का संग्रहण जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, जो हमने अपनी पिछली स्लाइड में बताया है उसको आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। आई बात समझ में, ये मैंने आपको एक पॉइंट के तौर पे बता दिया है। ठीक है, चलिए परंपरागत क्या वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना क्या कर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जा रहा है। तो बच्चों हमने काफी सारे ऐसे पारंपरिक तरीके भी पढ़े हैं। ठीक है, कि जिस प्रकार से जल का जो है संरक्षण वो किया गया था, है ना। कौन कौन से तरीके पढ़े, अभी तो हमने एक जो प्रश्न था उसका उत्तर लिखा है कि जो राजस्थान में क्या किया जाता था, वहां पे जो जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाता था, छत पे किया जाता था, छत पे जल को रखा जाता था और वहां पे संग्रहण उनका किया जाता था। और आपने देखा होगा कि जो मेघालय है, ठीक है, मेघालय में क्या करते थे बच्चों, हमने पढ़ा था अपने पिछली क्लास में ना, कि जो बांस होता है, ठीक है, बांस से क्या करते थे बच्चों, वो पानी को पास करते थे पाइपलाइन द्वारा, बांस को पाइपलाइन द्वारा क्या पाइपलाइन जैसे बना देते थे और उसमें पानी को क्या करते थे, ऊपर से नीचे पास करते थे। ये भी एक पारंपरिक तरीका है। और दूसरा क्या है बच्चों, मैसूर में आपने देखा होगा,
वहां पे भी मैसूर में कर्नाटक जिला, ठीक है, वहां पे भी आपने देखा होगा कि छत पे क्या करते थे, जल को रखते थे और वहां पे रख के उनका संग्रह किया जाता था, है ना। ये कुछ क्या है, परंपरित जो क्या है उसको हम बोलते हैं पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है। इन तरीकों से क्या किया जाता था, जल का संरक्षण किया जाता था, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दोहराएंगे, ठीक, कि हमने आखिरकार अपने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए तो आइए दोहराते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हालांकि पानी एक नवीकरणीय संसाधन है और इसकी प्रचुरता है, फिर भी हम पानी की जो कमी है उससे जूझ रहे हैं। ये आपको दिन ब दिन देखने को मिलेगा। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अत्यधिक दोहन, अत्यधिक उपयोग और पानी की समान पहुंच के कारण हो रहा है। अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, ठीक है, पानी का हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सारे कारणों के वजह से हमें क्या हो देखने को मिल रहा है, पानी जो है उसकी कमी देखने को मिल रही है, ठीक। और क्या, उद्योगों को मुख्य रूप से जल विद्युत संयंत्रों, ठीक है, द्वारा उत्पन्न बड़ी मात्रा में पानी और बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक। उसके वजह से भी जो है पानी की कमी हमें देखने को मिलेगी और उस वजह से भी जो पानी ज़्यादा जो खराब होता है, ठीक है, जो कि जिसमें जो प्रदूषित पानी होता है, ठीक है, वो नदियों के साथ मिल जाते हैं, वो भी एक कारण है किसका बच्चों, जल के हमारे संग्रहण न होने का, ठीक। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या फिर बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध है और जो कि आमतौर पर जलाशय, झील अथवा क्या करती है, जल भरण बनाती है वो, ठीक है। बांध जो है इनके लिए काम वो करता है, ठीक। और क्या है बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं, जैसे कि बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि अपितु उनका क्या किया जाता है, उनका उद्देश्य होता है कि विद्युत उत्पादन करने के लिए भी जो हमारे बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक। और घरेलू और औद्योगिक उपयोगों जैसे जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, मनोरंजन, आंतरिक जो नौचालन होता है और मछली पालन जो होता है, इन वजह से भी बांध की जो संरचना की जाती है, ठीक। नदियों को बांधना कई कमियों के साथ क्या होता है, वो आता है। नदियों को जब हम बांध देते हैं, ठीक है, नदियाँ क्या होती हैं बच्चों, वो बहती रहनी चाहिए। अगर हम उनको बांध देते हैं तो वो क्या हो जाएंगी, कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगी, मतलब वो में पानी जो है वो रह जाएगा और जब वो पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो क्या किया बच्चों, नदियों को बांधना कई कमियों के साथ वो आता है, जो कि मुख्य रूप से मिट्टी, जलीय जीवन पर उनके प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जल संचयन ऐसी समस्याओं का सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान हो सकता है, ठीक है। जल अगर संचयन हम करते हैं तो जो आर्थिक और सामाजिक जो रूप से व्यवहार्य जो समाधान है वो हो सकता है, ठीक। ऐसी ही एक उदाहरण मेघालय में आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के पानी से निचले इलाकों में खेती सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जानी बांस ड्रिप सिंचाई जो होती है वो हमें देखने को मिलेगी। मैंने बताया था ना आपको, बांस जो होता है उसको पाइपलाइन द्वारा क्या किया जाता है, पानी को नीचे की तरफ भेजा जाता है। आई बात समझ में। तो बच्चों ये है, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में पढ़ा है, ठीक। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस अध्याय को बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा से रिवाइज करना है। मैंने तो एक बार पढ़ा दिया है और जो भी मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनको मिला के आपको एक अपना फुल फ्लेज आंसर जो है वो बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपको बच्चों इसका आंसर जो होता है वो अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। तो आपको क्या करना है, उनके साथ और भी आपने क्या क्या समझा, क्या क्या आप समझ रहे हैं, और नेट में गूगल में सर्च करिए और आपको एक अच्छा सा आंसर जो है वो तैयार करना है, ठीक है। और इस पीपीटी में बच्चों जो भी आपको क्रक्स दिए हुए हैं, जो भी ब्रीफ में समझाया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको भी अपने नोट कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में कुछ अगले नए अध्याय के साथ, ठीक है।